अमेरिका और इजराइल के संबंधों को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अटूट और ऐतिहासिक गठबंधन के तौर पर देखा जाता रहा है। सैन्य सहयोग, अरबों डॉलर की सहायता, संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक समर्थन या फिर साझा सुरक्षा हितों की बात हो, इसने दोनों देशों को दशकों से एक दूसरे के करीब रखा हुआ है। लेकिन इस रिश्ते की कहानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भरोसे और सहयोग की है। इसके भीतर ऐसे कई सारे चैप्टर मौजूद हैं जब इजराइल को यह लग गया कि उसी का सबसे बड़ा सहयोगी यानी अमेरिका उसके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। जब भी अमेरिका के व्यापक भू राजनीतिक हितों और इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच टकराव हुआ, तब इजराइल ने खुद को ठगा सा महसूस किया। उसे लगा कि अमेरिका ने धोखा दे दिया। इजराइल के नजरिए से ऐसे कई अवसर आए जब सुपर पावर अमेरिका ने अरब देशों को खुश करने के लिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने या फिर अपनी घरेलू सियासत के चलते इजराइल की सुरक्षा को ही दांव पर लगा दिया। अब ईरान के साथ हालिया तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तनातनी की खबरें भी आने लगी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप इजराइल को अकेला छोड़कर निकल सकते हैं आगे? क्या एक बार फिर इजराइल धोखे का शिकार हो जाएगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की खास सीरीज दुनिया डिकोड। इस एपिसोड में हम उन ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बात करेंगे जब इजराइल ने अमेरिका की नीतियों को अपनी पीठ में छुरा घोंपने जैसा मान लिया। शुरुआत करते हैं सुएज संकट से। अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में अविश्वास का सबसे पहला वाकया शुरू हुआ था सुएज संकट के दौरान, और यह बात है साल 1956 की। महीना जुलाई का था जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। यह नहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का सबसे अहम और छोटा समुद्री रास्ता थी, जिस पर उस समय तक एक ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनी का कंट्रोल था। दूसरी तरफ इजराइल मिस्र की तरफ से तिरान जलमड्रू मध्य में लगाए गए प्रतिबंधों और सीमा पार हमलों को लेकर चिंतित था। नहर पर अपना कंट्रोल वापस पाने और नासर की बढ़ती ताकत को कुचलने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने एक गुप्त गठबंधन किया, एक गुप्त समझौता किया, एक सहयोग किया। अक्टूबर 1956 में इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर अचानक अटैक किया। इसके तुरंत बाद शांति स्थापित करने के बहाने ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपनी सेनाएं उतार दी और नहर के अहम हिस्सों पर कब्जा किया। यह दौर कोल्ड वॉर का था। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती जा रही थी। एक धड़ा अमेरिका के साथ जा रहा था तो दूसरा धड़ा सोवियत संघ के साथ जा रहा था। ऐसे में अमेरिका को यह डर सताने लगा कि हमला अरब देशों को सोवियत संघ की तरफ धकेल सकता है। उस समय के अमेरिका में वाइट डी आइजनहावर का शासन था। उन्होंने मिस्र पर हुए हमले का कड़ा विरोध किया। आइजनहावर प्रशासन की तरफ से भारी आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी गई। सोवियत संघ के कड़े रुख के आगे झुकते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को अपमानजनक तरीके से अपनी सेनाएं वहां से वापस बुलानी पड़ी। इजराइल के लिए एक बड़ा कूटनीतिक धोखा था, क्योंकि उसने सैन्य जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उसी के सबसे बड़े सहयोगी ने उसे जीत का स्वाद चखने नहीं दिया, बैक कर गया। हालांकि बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत इजराइल को कुछ सुरक्षा आश्वासन जरूर मिले, लेकिन फिर भी सुएज संकट ने इजराइल को यह सबक दे दिया, यह सिखा दिया कि अमेरिका हमेशा उसकी सैन्य रणनीति के साथ खड़ा नहीं रहेगा, वो अपना हित पहले देखेगा। इसके लिए इजराइल को वो धोखा दे सकता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, एक और वाकया आपको बताते हैं। यह वाकया है 1973 का। 6 अक्टूबर को यहूदियों के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर मिस्र और सीरिया ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। शुरुआती दिनों में इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और उसके हथियारों का भंडार तेजी से खत्म भी होने लगा। इजरायली रक्षा मंत्री मोशे दयान इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने इसे तीसरे मंदिर का पतन तक कह दिया। जब इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति यानी उस समय के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर से हथियारों की तत्काल गुहार लगाई, तो आप जानते हैं क्या रिस्पॉन्स आया? वॉशिंगटन का रवैया उम्मीद के विपरीत बेहद सुस्त था। किसिंजर चाहते थे कि युद्ध के बाद शांति वार्ता में इजराइल थोड़ा सा नरम पड़ जाए। उनका यह भी मानना था कि अगर इजराइल को तुरंत भारी मदद दी गई तो वो फिर से अड़ियल रवैया अपनाएगा, और कुछ ऐसे ही हालात फिलहाल भी बनते दिख रहे हैं। इसकी चर्चा आगे होगी। अमेरिका को यह भी डर था कि अगर उसने खुलकर और तुरंत इजराइल का साथ दिया तो अरब देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई रोक देंगे। अमेरिका की इस जानलेवा देरी के चलते इजराइल में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा था। जब इजराइल के वजूद पर खतरा मंडरा रहा था, तब अमेरिका की तरफ से हथियारों की डिलीवरी को राजनीतिक सौदेबाजी के लिए रोकना इजराइल के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका था, गहरा सदमा था, धोखे जैसा था। हालांकि अरब देशों पर परमाणु हमले की धमकी के बाद अमेरिका ने इजराइल को मदद भेजी, लेकिन इस युद्ध में इजराइल ने अपने लगभग 2600 सैनिक खो दिए और हजारों सैनिक घायल हो गए।
इजराइल जैसे एक छोटे देश के लिए एक बहुत बड़ी कीमत थी और एक सबक था कि अमेरिका पर कितना भरोसा आगे करना है। एक और वाकया आपको बताते हैं, आपको 1981 में लेकर चलते हैं। जून 1981 में भी इजराइल के फैसले ने अमेरिका को नाराज कर दिया। तब इजराइल ने इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर अचानक से एक हवाई हमला किया, उसे नष्ट कर दिया। इजराइल का मानना था कि सद्दाम हुसैन परमाणु बम बना रहे थे। तब इजराइल का समर्थन करने की बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस हमले की कड़ी निंदा की और सजा के तौर पर इजराइल को F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी कुछ समय के लिए रोक दी। दिलचस्प बात यह है कि बाद के सालों में कई अमेरिकी और इजराइल एक्सपर्ट्स ने भी माना कि अगर ओसिराक रिएक्टर नष्ट नहीं किया गया होता तो 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन के पास परमाणु हथियार हो सकते थे, जो खुद अमेरिका के लिए घातक हो सकता था। ऐसे में इजराइल में यह धारणा बनी कि अमेरिका ने उसकी सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया और अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है। एक और वाकया आया, साल 1991 का जिक्र करते हैं। साल 1991 में तो एक ऐसा दौर आया जब अमेरिका ने इजराइल को मिसाइल हमले सहने के लिए मजबूर कर दिया। बात 17 जनवरी की है। अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों की सेनाओं ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू कर दिया। पूरी दुनिया की नजरें बगदाद पर टिकी थी, लेकिन युद्ध शुरू होने के अगले ही दिन इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने पासा पलटा। एक ऐसा कूटनीतिक और सैन्य जाल बिछा दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया। इराक ने अमेरिका पर हमला करने के बजाय इजराइल पर स्कड मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। सामान्य परिस्थितियों में इजराइल तुरंत जवाबी कार्रवाई कर देता, लेकिन यहां अमेरिका ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की कि हमला हो रहा है, झेलते रहो, शांति रखो। वाशिंगटन को दरअसल डर था कि अगर इजराइल युद्ध में शामिल हो गया तो कई अरब देश अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं। युद्ध के दौरान इराक ने इजराइल पर कुल 29 से 42 स्कड मिसाइलें दागी। कई इमारतें जमींदोज हुए, दर्जनों लोग घायल हो गए और सीधे हमले या दिल का दौरा पड़ने या फिर गैस मास्क के गलत इस्तेमाल से कई नागरिकों की जान भी चली गई। बावजूद इसके इजराइल ने अमेरिकी अनुरोध को ध्यान में रखते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि होना यह चाहिए था कि इजराइल उसका पलटवार करता। अब साल 2015 की चर्चा करते हैं। हाल के दशकों में अमेरिका और इजराइल के बीच सबसे बड़ा और कड़वा टकराव अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुआ। ओबामा प्रशासन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए ईरान और P5+1 देशों के साथ गुप्त वार्ता शुरू की, जिसे बाद में JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया गया। इजराइल को जब यह पता चला तो उसे भारी धक्का लगा और उसे लगा कि उसका सबसे बड़ा सहयोगी इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान के साथ ओमान में गुप्त रूप से बातचीत कर रहा था। इजरायली खुफिया एजेंसियों को इससे दूर रखा गया था, इस बातचीत से जानकारी नहीं दी गई थी। नेतन्याहू ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक गलती बताया और उनका तर्क था कि यह समझौता ईरान को परमाणु बम बनाने से नहीं रोकेगा, बल्कि केवल उसे टाल देगा, जबकि होना यह चाहिए था कि ईरान परमाणु बम ना बनाए, इस पर पूरी तरीके से इंतजाम किया जाए। साथ ही प्रतिबंध हटा तो ईरान को अरबों डॉलर मिलेंगे, जिसका उपयोग वो हमास, हिजबुल्लाह और अन्य प्रॉक्सी गुटों को इजराइल के खिलाफ मजबूत करने में करेगा, जो इजराइल के खिलाफ ऑपरेट करते हैं। इजराइल में इसे लेकर विश्वासघात की भावना इतनी जग गई या इतनी गहरी थी कि नेतन्याहू ने ओबामा को दरकिनार करते हुए 2015 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और इस समझौते का वहां पर खुलकर विरोध किया। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाले विवादों में से एक है वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का मुद्दा। अलग अलग अमेरिकी प्रशासन, चाहे वो रिपब्लिकन के रहे हों या फिर डेमोक्रेट, कई बार बस्तियों के विस्तार पर चिंता जताते रहे। दरअसल अमेरिका का तर्क रहा है कि इससे शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है। वहीं इजराइल कहता है कि इससे सुरक्षा और ऐतिहासिक अधिकारों से जोड़ा जाना चाहिए, उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। साफ है कि 1956 के स्वेज संकट से लेकर 1951 के खाड़ी युद्ध और ईरान परमाणु समझौते तक ऐसे कई मौके आए जब दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद दिखाई दिए, जब इजराइल को लगा कि अमेरिका उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन यानी अमेरिका की प्राथमिकता केवल इजराइल नहीं रही, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक गठबंधन, ऊर्जा सुरक्षा और उसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति रही। अब मौजूदा समय में भी यही हो रहा है। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका की साख दांव पर है। उसे लग रहा है कि कैसे इस युद्ध से बाहर निकलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टकराव की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इजराइल रिएक्ट न करे। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से अपने रणनीतिक हितों के लिए अमेरिका इजराइल को झटका दे सकता है? क्या ईरान और हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों को रोकने के लिए अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? इन सवालों के जवाब आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे और यह भी जवाब मिलेगा कि अमेरिका का अगला कदम क्या होता है।
फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम